मानव जीवन की प्रारंभिक अवस्था को प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान मानव का जीवन एक आदिवासी के रूप में था और वह मुख्य रूप से प्रकृति पर निर्भर रहकर ही अपना जीवन यापन किया करता था। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल को समझेंगे और कौन कौन से स्थल इससे संबंधित है प्रत्येक पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और क्लास को जानने से पहले देखते हैं कि कौन सा प्रश्न इस खंड से हमारे लिए बन सकता है। तो ये संभावित प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर है। तो जो बातें यहाँ पूछी गई हैं उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण काल एवं मध्य पाषाण कालीन प्रादेशिक विशिष्टताओं की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए और उनका कारण भी बताइए। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई आयाम इसमें शामिल हैं। पहली बात तो उत्तर प्रदेश के पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल को इसमें शामिल किया गया है, उनकी प्रादेशिक विशेषताओं को पूछा गया है और साथ साथ ही उनसे संबंधित जो भी कारण है उसकी बात यहाँ की गई है। तो अब ज़रूरी है कि इस प्रश्न को आप हल करें, जिसके लिए आवश्यक है कि आप पूरा वीडियो अंत तक देखें। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि किस काल को दरअसल प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह पूरा कालखंड अनेक भागों में विभाजित किया गया। जनरली जो पूरा प्रागैतिहासिक काल होता है इसको 3 खंडों में विभाजित करते हैं। पहला काल पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। हर काल की अपनी अलग विशेषताएं हैं। मैं आपको शुरुआत से ही बताता आ रहा हूं, जब से मैंने आप लोग को आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया, फिर हम लोगों ने हिस्ट्री की क्लास शुरू की। मैंने हमेशा आपको बताया कि कालखंड कब बदलेगा, जब विशेषताएं बदल जाएंगी, समाज बदल जाएगा और संस्कृति बदल जाएगी तो खंड नया हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यह पूरा का पूरे जो कालखंड है अलग अलग विशेषताओं पर निर्भर है। जैसे कि शुरुआत में मानव ने अपना जीवन यापन शुरू किया। कुछ नहीं था ना उस समय, ना तो मोटर गाड़ी थी, ना ही खान पान के लिए उसके पास में रेस्टोरेंट थे, ना ही घर में चूल्हा था। तो मुख्य रूप से जीवन जो था वह प्रकृति पे निर्भर था, पेड़ पौधों पे, पशुओं पे और साथ साथ नदियों पे निर्भर था। तो वह किसी ना किसी प्रकार से उन सभी को चला रहा था और अपनी जीवन जी रहा था। ठीक है, तो यहाँ जो ऐतिहासिक हमारे इस कालक्रम है, यहाँ पता लगता है कि जो विशेषज्ञ हैं वह मानते हैं कि यह शुरुआती कालखंड 3 भागों में था। हालांकि यह पूरा कालखंड आप लोग को देखेंगे तो पता लगेगा कि पाषाण यहाँ पे एक शब्द आ रहा है। पाषाण मतलब पत्थर, यानी कि यह पूरा खंड जो है यह पत्थरों से संबंधित है, यानी कि मानव यहाँ जो भी कार्य करेगा वह पत्थरों से संबंधित करेगा। अगर हम समझे पुरापाषाण काल को तो यहाँ मानव ने नए नए औजार बनाने शुरू किए और पत्थर का उपयोग शुरू किया। क्यों? क्योंकि अगर हम चलते हैं प्रागैतिहासिक काल में तो पता लगेगा कि सबसे ठोस वस्तु कौन सी थी, तो पत्थर ही था, इससे अधिक ठोस कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसके अलावा लकड़ियां हुआ करती थी जो हम सभी जानते हैं कि नाजुक होती है और किसी भी रूप में उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक, तो हमें यहाँ पर यह सभी चीज़ें पता लगती है कि मुख्य रूप से यह पत्थरों का उपयोग करेंगे। ठीक, दरअसल ऐसा होता है कि कई बार स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर हिस्ट्री पढ़ा दीजिए। ठीक, ये बात आप लोग को हमेशा ध्यान रखनी, जितनी भी हम लोग यूपी की क्लासेस करेंगे या अगर आप कहीं भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो हिस्ट्री पढ़ना नहीं होता, हिस्ट्री को जिया जाता है। जब आप उस समय में खुद को मान लेते हैं, उस समय में पहुंच जाते हैं, तब आप ठीक से जान पाते हैं कि इस समय यह इंसान यह कार्य क्यों कर रहा था। हर समय के अलग अलग कारण हैं। जैसे कि यह अगर हम समय देख रहे हैं तो क्या पता लग रहा है कि कोई भी मजबूत चीज नहीं है, इसीलिए मनुष्य को पत्थर की तरफ बढ़ना पड़ा। क्यों? वह शिकार करता था, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भोजन तो चाहिए, उसके बिना तो जीवन संभव नहीं है। तो वह पत्थरों का उपयोग करते ही पशुओं को मारा करता था या पत्थरों के माध्यम से ही वह वृक्षों से फूल फल इत्यादि को तोड़ा करता था। बात क्लियर है आप लोग को? तो इसी प्रकार से हम देखेंगे कि आगे कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जब एक संतान मजबूर हो जाएगी कि वह अपने पिता को किसी न किसी प्रकार कैद करे या वह उसकी हत्या करे, तब उस समय के अलग कारण होंगे जिसको हमें पढ़ना होगा। तो हर कालखंड अपने साथ अलग अलग कारणों को लेकर चलता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ मानव ने अपने जीवन की शुरुआत की। अगर हम मानते हैं तो लगभग ये जो समय है अब से 5 लाख वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो पुरापाषाण काल को 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व में विभाजित किया जाता है। इसमें 3 खंड है। जो पुरापाषाण काल है यह 3 भागों में बांटा जाता है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हुआ कि मानव की जो जीवन की उनकी जो दिनचर्या थी वह बदली। कैसे बदली? शुरुआत में मैं आपको बताता हूं कि कोई भी कार्य पहली बार होगा या नया होगा तो बहुत अच्छा नहीं होगा, है ना। जनरली आप अपने बचपन याद करो, पहली बार ड्राइंग बनाई थी, कितनी अच्छी बनाई थी, है कुछ याद आ रहा है? हाँ, गुड।
अच्छी बात है। तो बाद में धीरे धीरे वही काम जब हम करते हैं ना लगातार, तब धीरे धीरे हमारी एक्सपर्टीज होती है उसके अंदर और वो चीज़ अपने आप अच्छी बनने लग जाती है। ठीक उसी प्रकार शुरुआती मानव ने कुछ अपने लिए औजार बनाए। ये औजार अपने आप में बहुत ज़्यादा भारी थे, ये धार नहीं हुआ करते थे, यानी कि बस ठीक है जैसा बन गया जोड़ लिया, ठीक ठाक काम चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य को खुद ये चीज़ महसूस हुई। उस समय का जो आदि मानव था उसने खुद अपने आप में ये फील किया कि मैं जो बना रहा हूँ ये मेरे ही काम नहीं आ रहा है। यानी कि हमारे पास एक औजार तो है या एक पत्थर है, उससे हम किसी को मार तो रहे पर वो मर नहीं रहा। अगर पानी में उसको मार के प्रयास कर रहे हैं तो मछली नहीं मर रही है और मछली निकल के चली जा रही है। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ा। पूरा पाषाण काल की तीनों अवस्था हम देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे जो पत्थर हैं वह शार्प होंगे, साथ साथ वे शार्प ही नहीं होंगे, उनके जो आकार है वह भी छोटे होते जाएंगे, जिससे कि उनमें नुकीलापन आएगा और आदि मानव को मदद होगी। ठीक इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो पूरा पाषाण काल के जो पत्थर थे, जो हथियार थे, वह भारी थे, बड़े थे और कम नुकीले थे। और इसी प्रकार जब नव पाषाण काल में आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि इंसान इतना समझदार हो गया कि मारे हुए जानवरों के सींग निकाले या उनके दांत निकाले और उनसे भी उसने हथियार बना लिए। इतनी बात क्लियर है। तो ये एक ओवरव्यू था पूरे कालखंड का। हम लोग की क्लास पूरी आज इसी क्रम में रहेगी और हम जानेंगे कि कैसे मनुष्य धीरे धीरे समझदार हुआ और आज वह मर्सिडीज और एसी में अपना जीवन बिता रहा है। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात हमें पता लगती है कुछ इतिहास से संबंधित। जनरली यह कालखंड किसी ना किसी विशेषज्ञ से संबंधित तो होगा ही, किसी ने रिसर्च की होगी, उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की होगी और उसके बाद ये सभी डाटा हम लोग तक आया ना। हम तो नहीं गए ना, टेलीपोर्टेशन नहीं हुआ किसी प्रकार से। तो यहाँ हमें बातें पता लगती हैं कि पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का क्रम है। यहाँ साथ साथ हमें पता लगता है कि भारत में सर्वप्रथम एक विज्ञानी हुए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट। इन्होंने क्या किया, 1863 में कुछ रिसर्च की और रिसर्च करते हुए यह पहुंचे थे तमिलनाडु में। वहां इन्हें क्या मिले, कुछ पूरा पाषाण कालीन औजार मिले। हालांकि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम उत्तर भारत की हिस्ट्री और दक्षिण भारत की हिस्ट्री को अलग अलग मानते हैं। ठीक है, जब भी आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि जो दक्षिण भारत का इतिहास है वह उत्तर भारत से थोड़ा पीछे है। क्यों? प्राकृतिक दशाएं इसके लिए उत्तरदायी हैं। शुरुआती अवस्था हम समझे तो पूरा भारत जो हम आज देखते हैं ऐसा नहीं था। कैसा था? सिर्फ वन ही वन हुआ करते थे और वनों के भीतर रह करके ही मनुष्य को जीवन बिताना पड़ता था। लेकिन चीज़ें उस समय काफ़ी सिस्टमेटिक नहीं थी। तो जहाँ जो काम किया, कहीं पे किसी पशु को मार दिया या इंसान खुद भी मर गया तो वह वहीं की मिट्टी में दफन हो गया। उसके द्वारा बनाई गई चीज़ें भी वहीं मिट्टी में दफन हो गई, जो बाद में उत्खनन में निकल के आती हैं। बात क्लियर है। तो इसी प्रकार यह जो विज्ञानी थे, पुरातत्व विज्ञानी रॉबर्ट ब्रूसफुट, इन्होंने रिसर्च की तमिलनाडु में। जगह का नाम है पल्लवरम। वहाँ से इन्हें कुछ चीज़ें मिली जिसको इन्होंने माना कि यह पूरा पाषाण कालीन औजार है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे पता लगता है कि इस काल में मनुष्यों की जो जीविका का आधार था वह शिकार था। ठीक है, हालांकि जरूरी नहीं है पूरी तरह शिकार पे ही निर्भर हो। क्यों? क्योंकि हम लोग यह भी पढ़ते हैं कि वह प्राकृतिक चीज हो। हालांकि कंदमूल या फिर हम देखते हैं कि वृक्षों पर तो हमेशा ही फल रहते हैं, तो उनका प्रयोग वह करता था। तो शिकार साथ साथ में फल और फूल वह ग्रहण कर रहा है। इसके अलावा नदियों से वह जल रह रहा है। ठीक है, यह जो काल था यह मुख्य रूप से खानाबदोश प्रकृति से संबंधित है। यानी कि इस काल का मानव जो था वह घर बनाना ही नहीं जानता था। उसको नहीं पता था कि मुझे यहीं रहना है। तो वह क्या करेगा, वह अपना स्थान भी बदल रहा है लगातार, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमें भारत में अलग अलग जगह पर पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिल रहे हैं। ठीक है, आगे हमें यहाँ पर यह भी देखने को पता लगता है कि यह वही काल था जिसमें आग की खोज हुई। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन अगर आप जिएंगे तो स्थिति समझ जाएंगे कि आग की खोज कैसे हुई। काल कौन सा है? पाषाण, यानी कि पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन सबसे ठोस वस्तु भी पत्थर थी। तो इंसान पत्थर को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेगा? ऑब्वियसली पत्थर का प्रयोग करेगा। तो यह वही क्रम था जब उसने दूसरे पत्थर को तोड़ने के लिए एक पत्थर का इस्तेमाल किया और जब दोनों पत्थर आपस में रगड़े और आग की उत्पत्ति हो गई। तो इसीलिए पूरा पाषाण काल को ही जिम्मेदार माना जाता है आग के लिए। आगे हम यहाँ पर यह भी देख रहे हैं कि भारत के अधिकांश पूरा पाषाण कालीन औजार स्फटिक पत्थर से बना करते थे। यह इसकी खास विशेषता है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी मजबूती ज्यादा होती है। ठीक है, हम ये बात सभी जानते हैं। कोई चीज अगर हम पहली बार करते हैं, ठीक है, मार्केट में हम जाते हैं, जनरली आज का ट्रेंड है अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें। ठीक है, अलग अलग कंपनियां सेम प्रोडक्ट बनाती है, तो हम मानते हैं कि सब सेम नहीं है, क्वालिटी का फर्क है ना। तो ठीक उसी प्रकार जो हमें बेस्ट लगता है अपने हिसाब से हम लेते हैं। यह वही स्थिति थी। मनुष्य घूम रहा था, अलग अलग पत्थर तो मिल रहे थे, लेकिन सबसे बेस्ट उसको लगा कि ये है, अच्छा है, लंबे समय तक टिक रहा है और किसी को मार दे रहे हैं तो वह भी मर जा रहा है, यानी कि काम की चीज़ है, तो फिर इस्तेमाल करना शुरू हो गया इसका। ठीक है,
आगे हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें यह पता लगता है कि पूरा पुरापाषाणकालीन 3 खंडों में विभाजित है, जो बात मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। उत्तर प्रदेश के बारे में एक खास बात हमें यह भी पता लगती है कि प्रयागराज विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी इसको कहते हैं, तो यहाँ पे एक प्रोफेसर थे, इनका नाम था डॉक्टर GR शर्मा। इनके निर्देशन में बेलन घाटी में कुछ रिसर्च, एक नया नाम, अलग नाम, ठीक है। आज का उत्तर प्रदेश अगर हम पढ़ें तो कहीं हमें बेलन देखने को नहीं मिल रहा। तो यह कौन सा स्थान है? तो यह जो स्थान है यह यही वाला स्थान है। तो प्रोफेसर साहब भी यही कहते, इन्होंने यहाँ पे रिसर्च की तो इन्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिली, जिसको उन्होंने फिर अपनी रिपोर्ट में शामिल किया। और जनरली यह काम कई लेवल्स पे होता है, उसके बाद फिर इन सभी को माना जाता है, प्रामाणिकता दी जाती है कि ठीक है, आपने जो काम किया वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और अपने आप में यह इतिहास से संबंधित है। बात क्लियर है? ठीक। तो आज का जो उत्तर प्रदेश है वह इस प्रकार दिखता है, लेकिन जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो पुराने नाम भी हमें समझने हैं, हालांकि मैं आपको हर जगह रिलेट करवाऊँ। जैसे कि हमें पता लगता है कि जो पुरापाषाणकालीन स्थल थे उत्तर प्रदेश के, वह मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलते हैं? बेलन घाटी जगह। अगर हम किताबें पढ़ेंगे तो बेलन घाटी नाम मिलेगा, लेकिन यह एक्चुअल में कहाँ है? तो पता लगता है कि जो प्रयागराज, इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है उसे ही बेलन घाटी का क्षेत्र कहा जाता है। हालांकि अगर हम समझे तो हमें यह पता लगेगा कि उस समय का जो प्रयागराज या इलाहाबाद रहा होगा, या जो बेलन घाटी सभ्यता थी, वो इस मैप के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? मनुष्य खाना बदोश है, वह घूमेगा सभी क्षेत्र में और अलग अलग जगह जाएगा। यहाँ पर देख के हमें पता लगता है कि सोनभद्र में भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम क्षेत्र है। बात क्लियर है? तो दक्षिणतम जिला होने की वजह से अपने आप में खास है, और यहाँ भी इसका नाम देख रहे हैं। यहाँ हमें एक बात और पता लग रही है कि जब जर्नली हम हिस्ट्री को समझते हैं तो हमें पता लगता है कि भारत में अनेकों संस्कृति का विकास पश्चिम से पूर्व दिशा में हुआ। यानी कि वह अलग अलग लोग जब आए तो उन्होंने राजस्थान वाले क्षेत्र से, कश्मीर वाले क्षेत्र से भारत में प्रवेश किया और धीरे धीरे उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया। लेकिन यह जो पूरा समय है हमें बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र में हमें अनेकों साक्ष्य यहाँ मिल रहे हैं। ये विशेषता खास है अपने आप में, जिसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसके अलावा अगली बात है, चकिया नामक एक जगह हमें देखने को मिलती है, जिसको अब चंदौली के नाम से जाना जाता है। तो यह भी अगर हम स्थिति समझे तो पता लग रहा है कि यह क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश के पूर्व में ही स्थित है। इतनी बात क्लियर है आप लोग को? ओके। तो यह सभी जो स्थल हैं आप लोग को नोट डाउन करने हैं, और इन सभी स्थलों से ही अलग अलग चीज़ें हम लोग को मिली है, जिसके आधार पर हम आज की ये क्लास कर पा रहे हैं। पता लगता है कि भाई जो बेलन घाटी का स्थान था, यहाँ से एक जगह थी जिसका नाम था चौपानी मांडो। इसके अलावा एक दूसरी जगह है जिसका नाम है लोहंदा, ठीक है। तो यह जो जगह है यहाँ से अनेक साक्ष्य मिले हैं, ठीक। जैसे कि जो लोहंदा नाला क्षेत्र है, यहाँ से क्या मिले हैं? पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इसके साथ ही अस्थियों से बनी हुई एक मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है, ठीक। तो उस समय जर्नली आर्ट बहुत अच्छी नहीं थी, तो लोगों को जो चीज़ समझ में आती थी उसी से सभी चीज़ें वह बना लिया करते थे। हालांकि अगर हम एक बात समझे तो हमें पता लगता है कि जितने भी देवी देवता आज के समय में पूजे जाते हैं, उनकी एक खास विशेषता यह है वे कहीं ना कहीं प्रकृति से संबंधित है। तो अनेक इतिहासकार यह भी मानते हैं कि मनुष्य जिस जिस चीज़ से डरता गया, उसने उन्हीं सभी चीज़ों की पूजा करनी शुरू कर दी। जनरली ऐसे होता है ना, हम लोग कभी कोशिश करते हैं कि किसी से डर लग रहा है या कोई खास दबदबे वाला व्यक्ति है, तो कोशिश की जाती है कि उसको प्रसन्न किया जाए किसी ना किसी प्रकार। तो यह वही स्थिति थी। यहाँ पे इंसान को समझ में आएगा कि भाई बारिश हो रही है, बारिश से क्या हो रहा है? नए नए भाई वृक्ष आ जा रहे हैं, घासें उग रही हैं, जिसकी वजह से बाद में उसको फल मिलेंगे, सब्जियां मिलेंगी, तो उसको लगेगा कि ये तो अच्छा काम है। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब बारिश नहीं हो रही होगी, है ना। हम लोग देखते हैं कि भारत जो है विविधता बहुत है यहाँ की जलवायु में, यहाँ के मौसम में। तो यही चीज़ उस समय का इंसान ने नोटिस किया। हालांकि अब तो रिसर्च कर ली है, लेकिन उस समय का इंसान सोचता था कि मैं ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था, उसने बाद में सुनी, जिसकी वजह से 2 महीने 4 महीने बाद बारिश हुई। तो उसको उसने अपनी दिनचर्या में ढाला और समझा कि ठीक है, इसको खुश करना ज़रूरी है, इसकी आराधना ज़रूरी है, मैं इसकी पूजा पाठ करूँगा, इसको प्रसन्न करूँगा, तो यह मुझे वर्षा देगा, जिसके बाद अनेकों चीज़ें मुझे प्राप्त होंगी, जिससे माध्यम से मेरा जीवन चलेगा। इसी प्रकार वृक्षों की पूजा शुरू हुई, नदियों की पूजा शुरू हुई। क्यों? पानी आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक इसी प्रकार सभी जो पूजा के जो भी रीति रिवाज प्रचलित हुआ है वह इसी क्रम से आगे बढ़े। इतना बात क्लियर है आप लोग को? तो यहाँ पर हमें यह पता लगता है कि उपकरण मिल रहे हैं यहाँ से, और साथ साथ अस्थि निर्मित एक मूर्ति है, यह भी यहाँ पे देखने को मिली है। साथ ही यहाँ पता लग रहा है कि चौपानी मांडो से क्या मिला है? पुरापाषाणकालीन काल से लेकर नवपाषाणकालीन तक के जो भी अवशेष हो सकते हैं वह मिले हैं। तो स्थल अपने आप में खास है, इसने पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल यानी कि पूरा पाषाण काल का समय देखा। तो स्थल जो है आप लोग नोट डाउन करते रहिए साथ साथ, ताकि आप लोग के ब्रीफ नोट्स बन जाए, ताकि ईजी टू रिवाइज हो जाए, है ना। बाकी लॉन्ग रिवाइज करना तो कभी भी आप आ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, हमेशा अवेलेबल रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर हमें पता लगता है अब मध्य पाषाण काल के बारे में। इसका काल आप लोग को पता है, बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो क्या पता लग रहा है कि महत्वपूर्ण स्थल इसके काफी ज्यादा है, यानी कि बढ़ गए। बढ़े क्यों? क्योंकि भाई जो पूरा पाषाण काल का मनुष्य था वो धीरे धीरे फैलेगा भी तो ना, अलग अलग जगह जाएगा। तो जब समय बदलेगा, कार्बन डेटिंग मशीन्स जो हैं हमें वह बताएंगी कि यह जो वस्तु है या जो चीज मिली है यह पहले की तुलना में अब नहीं है। तो इसी वजह से हम उसको फिर कैटेगराइज कर देंगे। तो यहाँ पे जो नाम हमें देखने को मिल रहा है, मिर्जापुर आ गया है, सोनभद्र पहले भी शामिल था तो यहाँ भी है। इसके अलावा लेखैया है, बघकोर है, प्रयागराज के कुछ क्षेत्र यहाँ भी बने हुए हैं, साथ साथ प्रतापगढ़ भी शामिल है। तो यह महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के जिनका मध्य पाषाण काल में विशेष महत्व है। ठीक है, तो मैप आप लोग समझते हैं, मैं लगातार आपको बताता आ रहा हूं। तो अभी भी हम लोग स्थिति समझे तो कहीं ना कहीं मामला जो है यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में ही चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे हमें यह पता लग रहा है कि अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें मिल रही हैं। ठीक है, जैसे कि सहाय नाहर राय नाम की एक जगह है, यहाँ से क्या मिला है, एक झोपड़ी का फर्श देखने को मिला है और अस्थायी निवास स्थान के अवशेष मिले हैं। यानी कि ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि यहाँ का जो मनुष्य था या जो इंसान यहाँ पर आया था उसने प्रयास किया था कि रहा जाए। क्यों? एक तो वन है सब जगह, पास में नदी भी उसको मिल रही थी, तो उसने चाहा था कि ठीक है पास में पानी भी मिल जा रहा है, बाकी चीजें भी है, कोशिश की उसने रहने की, पर वो रह नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मनुष्य एकजुट नहीं हो पाया था। ठीक, जब मनुष्य समूह में रहना सीखेगा तभी हम देखेंगे कि शहरी सभ्यता विकास करेगी। लेकिन एक इंसान ने प्रयास किया, दो इंसान ने प्रयास किया तो क्या होगा, आप दिन तो बिता लोगे लेकिन रात में जब यहाँ पे अलग अलग जंगली जानवर आएंगे तब आपको तो बिल्कुल यहाँ से भागना पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार अवशेष जो है कम है, लेकिन कोशिश की थी लोगों ने कि यहाँ पर वे रह लें। इसी प्रकार पता लगता है कि यहाँ से 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। गर्त चूल्हे आज जैसे नहीं हुआ करते थे, जमीन में खोद करके एक सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जाता था और वहां पे आग लगाकर फिर उसके ऊपर कोशिश की जाती थी कि फल सब्जियां जो मिल रही हैं उसको किसी ना किसी तरह से रोस्ट की जाए, या फिर जिस जानवर को मार लिया है आज डिनर उसी से ही करना है। ठीक है, इसके अलावा एक खास सिस्टम हमें देखने को मिलता है शव दहन का। यानी कि इस समय जो मनुष्य था वह क्या करता था, जलाता नहीं था शव को, वह जमीन में दफनाता था। ठीक है, तो जब वह जमीन में दफनाएगा तो हड्डियां हमें मिल रही हैं, तो एक खास पैटर्न समझ में आ रहा है। वह पैटर्न क्या है कि जो सिर था वह उस समय पश्चिम में रखा जाता था और पैर पूर्व दिशा में रखे जाते थे। एक खास सिस्टम, यह अधिकांश जितने भी शब्द थे उन्हीं में यही देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये आपको समझना है इसकी मान्यता क्या है, कहीं ना कहीं ये धर्म से जुड़ा हुआ है अपने आप में। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आज भी हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, उन लोगों में एक विधा प्रचलित है, वह मानते हैं कि कभी भी पूर्व दिशा में क्या नहीं करना चाहिए भाई, पैर नहीं करना चाहिए, सर नहीं करना चाहिए। अलग अलग मान्यताएं, क्यों? क्योंकि सूर्य उदय होता है। तो ठीक इसी प्रकार उस समय के लोगों की कुछ मान्यताएं रही होंगी जिस वजह से उन्होंने सोचा कि ठीक है पश्चिम में हम लोग क्या करेंगे, सिर रखेंगे और पूर्व में पैर रखेंगे। ठीक है, तो बॉडी का एक सिस्टम जो था उन्होंने सूर्य की दिशा के अनुरूप उन्होंने सेटअप किया था। आगे यह भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से युद्ध के भी कुछ अवशेष मिल रहे हैं, यानी कि ऐसी कुछ सामग्रियां मिली हैं जिसको माना जाता है कि वह युद्ध से संबंधित है या फिर किसी भाई संस्कृति के लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया था। एक खास बात है अपने आप में। हालांकि युद्ध के जो मुख्य रूप से साक्ष्य हमें मिलेंगे वह वैदिक काल से जाके मिलते हैं, लेकिन पता लग रहा है कि यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी सी शुरुआत। ठीक है, हमेशा ध्यान रखनी है ये वाली बात कि कोई भी काम जब शुरू हुआ है इंस्टेंट बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाना है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। जितने भी समय आएगा आपको पता लगेगा कि धीरे धीरे हर एक कल्चर आएगा और पिछले कल्चर में उसकी जरूरत महसूस हो रही थी, इसीलिए अगले कल्चर में वह चीज हमें देखने को मिल रही है। ठीक, इसके अलावा क्या मिला है बताते हैं कि भाई चूल्हे जो यहाँ के थे वहां से पशुओं की अध जली हुई हड्डियां मिली हैं, यानी कि सिस्टम वही है कि जानवर को रोस्ट किया जाता था और बाद में खा लिया जाता था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि यहाँ पर महादहा नामक जो जगह है वहां से युगल समाधियां मिली हैं, यानी कि जब कोई इंसान मर जाता था तो उसको अकेले नहीं बल्कि जोड़े में दफनाया जाता था। एक खास फैक्ट है अपना में और अलग चीज है। क्यों? याद करो, अगर हम आधुनिक काल में आते तो पता लगता है कि सती प्रथा प्रचलित थी, जहां पर पति के मर जाने पर पत्नी को उसकी अर्थी के साथ ही जाना पड़ता था और जलना पड़ता था। ये वही वाला पैटर्न है। कुछ ऐसा कभी देखा है कि पति पत्नी एक साथ मर गए हो? बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं देखी गई ये चीज। लेकिन जो साक्ष्य बताते हैं कि समाधियां युगल हैं, यानी कि पति पत्नी एक साथ दफनाए जाते थे। तो एक अलग फैक्ट यहाँ देखने को मिला है। यहाँ हड्डियों से बने वाणाग्र और आभूषण भी मिले हैं, क्योंकि अभी फिलहाल यही है इनके पास। अभी ना तो इन्हें हीरे मिले हैं ना ही सोना, अभी लोहा भी नहीं आया है। ठीक है, साथ साथ
पाषाण से बने हुए कुछ लघु उपकरण भी यहाँ देखे गए हैं। इतनी बात क्लियर है। तो यह कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है इस काल के जो हम लोग देख रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो हमें कुछ खास बातें पता लगती हैं नव पाषाण काल संबंधित। मैं बता चुका हूँ कि जैसे जैसे पाषाण काल आगे बढ़ रहा होगा, हथियार छोटे होते जाएंगे, औजार छोटे हो जाएंगे और नुकीले होते जाएंगे। तो यही सभी चीज़ें आप लोग की स्क्रीन पर हैं। यहाँ हमें यह भी पता लग रहा है कि जो नवपाषाण शब्द था ये सबसे पहले जॉन लोबॉक के द्वारा दिया गया था। हर एक नाम एक विशेषज्ञ ने ही दिया है, ठीक है, अपने आप नहीं हुआ। ऐसा होता था कि ठीक है बातचीत चल रही है, सडनली कुछ मुंह से निकल गया या कह दिया गया या टर्म सेट की गई, तब जाके ही वह बात प्रचलित हुई और बाद में उसी को आगे बढ़ाया समझा गया। यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई कृषि की कुछ विविधताएं यहाँ देखने को मिल रही है। यानी कि माना जाता है कि नवपाषाण काल में जब हथियार नुकीले हुए, पत्थर नुकीले हुए, तो उन्होंने कोशिश की कि ठीक है अब जमीन में से जब पेड़ निकल रहा है और ये हमें फल दे रहा है तो कोशिश करते हैं क्या पता कुछ और भी निकले। तो ठीक उसी प्रकार उन्होंने कोशिश किया और कृषि के कुछ कुछ अवशेष यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर जब कृषि होगी तो जरूरी है ना कि उसको स्टोर किया जाए, ठीक है। हमने देखा है कि कभी भी कृषि ऐसे नहीं की जा सकती कि जितनी आवश्यकता है उतना ही बो दिया और उतना ही निकाल लिया, यानी कि हमेशा ज़्यादा मात्रा में की जाती है। तो जो अतिरिक्त हमारे पास सामग्री आई उसको स्टोर करेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पे प्रचलन बढ़ जाएगा मिट्टी के बर्तनों का और लोग मिट्टी के बर्तनों में अनाज रखेंगे या जल को भी स्टोर करेंगे। ठीक, थोड़ा थोड़ा समझते रहा करो, साथ साथ चीज़ों को ऐड ऑन खुद भी करोगे ना तो लंबे समय तक याद रहेंगी। ठीक, क्योंकि जिन जिन चीज़ों की हमें स्टोर करने की ज़रूरत है हम वो कर रहे हैं। आज भी पानी स्टोर किया जाता है, खाना स्टोर किया जाता है ना, तो वही इन लोग की भी ज़रूरत थी। ये लोग भी ठीक उसी प्रकार से सारा काम कर रहे थे। ठीक है, पॉलिशदार पाषाण उपकरण देखने को मिले, यानी कि अब इंसान सीख रहा था कि कैसे पत्थरों को पॉलिश करना है, मिट्टी को पॉलिश करना है और उसका बर्तन के रूप में प्रयोग करना है और उपकरण उससे अच्छे बनाने। इस समय में एक खास बात यह भी है कि चाक का आविष्कार हो गया। ऑब्वियस सी बात है, जब हम देख रहे हैं कि बर्तन बन रहे हैं तो कैसे बनेंगे, चाक से बनेंगे। तो इसका आविष्कार भी इसी काल में हो। पूरा पाषाण काल में कौन बना था, आग आई थी, यहाँ पर देख रहे हैं कि अब चाक आ गई है। बाद में क्या होगा, जब यही चीज़ अब आगे बढ़ेगी, नोट डाउन करते रहिए, इंपॉर्टेंट है, जब आप इनको लिंक करेंगे तो पता लगेगा। जैसे कि पहले आग आई, अब चाक इन लोगों ने बना, चाक के माध्यम से इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। अब इसी को आगे बढ़ाइए, क्या हुआ, कृषि शुरू हो गई। अब कृषि जब एक्स्ट्रा हो रही है तो स्टोर, फिर जब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस है, यानी कि इतना अनाज आ जा रहा है कि हम खुद यूज़ नहीं कर पाएंगे और ख़राब हो जाएगा, तो इसी चाक को उठाया जाएगा और इसी चाक के पहिए बना करके इसमें बैल लगाया जाएगा और बैलगाड़ी बना के दूर दराज के क्षेत्रों में मनुष्य जाना शुरू करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक, स्थायी निवास के अवशेष मिल रहे हैं, पशुपालन भी शुरू हो गया, यह भी नवपाषाण काल में आके समझ आ जा रहा है। ठीक है, कुछ खास स्थल इस काल से भी संबंधित हैं, जैसे कि प्रयागराज शुरू से ही बना हुआ है, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़ और कोलडीहवा नाम की जगह है। ठीक है, और साथ साथ बताते हैं कि जो कोलडीहवा नाम की जगह ही है, ताम्र पाषाण संस्कृति, वह लौहकालीन संस्कृति के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। यानी कि हम देखते हैं कि जिस समय यहाँ पे पाषाण संस्कृति विकसित हुई, बाद में हड़प्पा कालीन जो भी कल्चर होगा उसके कुछ कुछ अवशेष और बाद में मुख्य रूप से वैदिक काल के जो साक्ष्य हैं यह यहाँ से मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग एक समझ विकसित कर लें इस मानचित्र के ऊपर, जिसके माध्यम से आगे जो भी स्थान आएगा तो यह आप लोग समझते जाते रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक खास बात जो हमें पता लग रही है अवशेषों के बारे में। जैसे कि पता लग रहा है कि महगढ़ पचौह से क्या मिला है, नवपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। साथ साथ देख रहे हैं कि अन्य उपकरण भी मिल रहे हैं, हथौड़े मिल रहे हैं, छैनी है, वसूली है। अब यह कैसे आए, सब पत्थर के हैं, मेटल का कुछ नहीं मानना है, बिल्कुल नहीं, अभी कुछ नहीं सोचना है ऐसा। जब बाद में हम समझेंगे कि लौह संस्कृति विकसित हो रही है, कब जाके विकसित होगी, उत्तर वैदिक काल में, तो उसके बाद ही ये सभी चीज़ें प्रचलन में आएंगी। पहले हम देखेंगे कि जो स्थिति है वह इस प्रकार चल रही है और पत्थरों का प्रयोग ही मुख्य रूप से किया जा रहा है। आगे पता लग रहा है कि भाई कुछ गड्ढे भी मिल रहे हैं। ठीक है, गड्ढों का प्रचलन भी मिला है, यानी कि देखा लोगों ने कि कुछ बड़े बड़े गड्ढे उस समय खोदे गए थे। क्यों, तो बता रहे हैं कि लोग जब शुरू कर रहे थे अपना जीवन जीना और अपने लिए घर बनाने की या कोई ऐसा स्थान बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे कि वे धूप से बच सके, बारिश से बच सके। ठीक है, तो तब उन्होंने क्या किया, गड्ढे खोदे। अब गड्ढों में उन्होंने क्या लगाए, पेड़ काटे और पेड़ों से उनके जिस प्रकार के जो भी स्तंभ मिले उन्होंने उन खंभों को ज़मीन में गाड़ना शुरू किया, उसके ऊपर थोड़ी सी घास डाली, छाल डाली और सोचा कि ठीक है अब थोड़ा बचा जा सकता है इससे। बात क्लियर है? ओके, तो बताते हैं कि यहाँ से जो बर्तन मिल रहे हैं उनके ऊपर अलंकरण किया गया, यानी कि बर्तनों को डिज़ाइन भी करना शुरू कर दिया नवपाषाण काल के मनुष्य ने। और साथ साथ पता लगता है कि पशुपालन भी इसने शुरू कर दिया, क्योंकि अलग अलग हड्डियाँ मिल रही हैं। तो बताते हैं कि हो सकता है उस समय का जो इंसान था वह पशुपालन में विश्वास करता था। हालांकि
शिकार तो वो करेगा करेगा, यह बिल्कुल फिक्स है यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोग को। इसके साथ साथ हमें यह भी पता लग रहा है कि यहाँ पे धान की खेती के भी अवशेष मिले हैं, और ये जो अवशेष हैं यह प्राचीनतम है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्थान अपने आप में आपके लिए विशेष हो जाएगा, क्योंकि प्राचीनतम खेती के अवशेष यहाँ से मिल जा रहे हैं। ठीक, अब बता रहे हैं कि अनाज रखने के लिए घड़े या कोई बर्तन यहाँ पे बनाया जा रहा है, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से ही इंसान काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी ज़रूरत नहीं है उसने बना लिया, नहीं, जितनी ज़रूरत होगी सारे काम वह उसी प्रकार करेगा, और धीरे धीरे इसी प्रकार वह साथ में संगठित होगा और एक स्थायी जीवन भी शुरू करेगा। आगे यहाँ पर यह भी पता लग रहा है कि प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिले में भी स्थित है, जिसको लहुरा कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, इतना क्लियर है आप लोग को। तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थान अलग अलग मामले में अपने आप में खास है, जैसे कि यहाँ पर कोल्डीवा आपको याद रखना है, संत कबीर नगर भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें कृषि के साक्ष्य मिल रहे हैं। आगे पता लगता है कि यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो लगभग हमें पता लग रहा है कि काल जब धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है तो वहाँ के साक्ष्य भी यहाँ मिल जा रहे हैं। हालांकि यह जो पूरा का पूरा समय है यह कब का है, हम पाते हैं कि यह जो समय है यह मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, यहाँ के जो प्रमुख स्थल है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड, प्रतापनगर। ठीक है, तो उत्खनन में वहाँ से अलग अलग सामग्रियाँ यानी कि औजार, हथियार, आभूषण इत्यादि इत्यादि भी मिले हैं। तो नवपाषाण काल इन सभी मामलों में खास है। तो धीरे धीरे संस्कृति आगे बढ़ रही है, लोग धीरे धीरे नई नई चीज़ों का उपयोग करना और एक अलग जीवन जीना सीख जा रहे हैं। बात क्लियर है इतनी। तो प्रागैतिहासिक काल उत्तर प्रदेश इतना ही था, और जो भी महत्वपूर्ण बातें उत्तर प्रदेश से हो सकती थी, जो भी स्थल संबंधित हैं या जो भी उनकी विशेषताएं हैं और जो भी उत्खनन सामग्रियां मिली हैं, उन सभी से संबंधित बातें आप लोग के साथ कर ली गई है। अपेक्षा करता हूं कि आपने नई नई चीज़ों को जाना सीखा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बात करेंगे, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश पर सेंटर्ड रहकर, क्योंकि हमारा एग्जाम यूपी स्पेशल है। बात क्लियर है इतनी। तो अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू सो मच।